नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी कहानी साझी विरासत। आइयो राधा, तुम हमारा कलसा काई को हटाया जी? तुम क्या हमको पागल समझता? हाँ, मैं सुबह से इधर कलसा लगाया और तुम आकू उसको पिच्छू में कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, चलो हटाओ अपना बाल्टी, मैं पहले पानी भरेगा। कहते हुए जयश्री और रंगनाथन ने राधा की बाल्टी उठाकर जोर से पीछे रख दी तो राधा भी कब पीछे रहने वाली थी। आंखें निकालकर हाथ मटकाकर जयश्री की नकल करते हुए बोली, आई बड़ी अइयो, पहले पानी भरेगा। चौल में इस तरह की तकरार रोज ही किसी न किसी के साथ होती, क्योंकि जहां आंगन के साथ साथ नल से लेकर शौचालय तक साझा हो वहां इस तरह की तू मैं आम बात थी। कभी कोई कुलकर्णी काकू के लिपे और रंगोली सजे पर से पैर रखकर निकल जाता, तो कभी जाली पर टंगी सतनाम परजाई जी के सलवार के नाड़े से टपकता पानी वहां से निकलते मिश्रा जी के सिर पर टपक जाता। उनका शगुन बिगड़ जाता। शुभ काम के लिए निकले मिश्रा जी को लौटकर फिर से नहाना पड़ता। ऐसे में मिश्राइन आग बबूला हो सतनाम को धो डालती। अरे सतनाम, तोहरा से कितना हाली कहनी कि आपन 2.5 फुट के लहंगा इहाँ न पसारल कर, पर तोहरा बुझान नहीं खे। मरद जात पर मैल पानी चुआवत रहेलू। तोह के परलोक की भी चिंता ना बा। अरे नरक में जगह पैबू नरक में। मती खराब हो गईल बा ससुरी की, समझ ना आवेला बात। अरे सतनाम, कितनी बार कहा है अपना यह 2.5 फुट का लहंगा यहाँ मत चढ़ाया कर। अरे मरद जात पर गंदा पानी टपकाती है। तुझे परलोक की भी चिंता नहीं है। अरे नरक में जगह मिलेगी नरक में। मति खराब हो रखी है ससुरी की, समझ नहीं आती बात। इसी तरह फर्नांडिस अंकल और रज्जो बुआ का तो मानो 36 का आंकड़ा हो। इधर फर्नांडिस अंकल का दफ्तर के लिए निकलने का वक्त होता, उधर रज्जो बुआ की रसोई से सब्जियों का कचरा खिड़की के बाहर फेंकने का समय होता। कचरा सीधा अंकल के ऊपर। ओ शिट, तुम हमारा ऊपर कचरा फेंका मैन। हम तुमको उठाकर कचरा का डिब्बा में डाल देगा। अक्खा बिल्डिंग के नाक में दम करता है तुम लोग। रज्जो बुआ हमेशा की तरह अपनी दांतों की सफेदी दिखा देती। बेचारे फर्नांडिस अंकल। उधर वर्मा जी का मोटा सा नटखट बेटा चिंटू सबसे बढ़कर जब बनर्जी साहब को शौचालय जाते देखता झट खुद घुसकर अंदर से कुंडी लगा लेता। ऐसे में कोई अन्य शौचालय खाली न हो तो स्थिति देखने लायक होती। रोज ही इस तरह की गदर चौल में मची ही रहती। आखिर अलग अलग संस्कृति से जुड़े लोग जो थे, सबका अपना जीने का अंदाज था, अपने संस्कार थे, स्वभाव था। मगर एक बात अवश्य थी सब में कि चाहे कितना भी क्यों न लड़ ले, सुख दुख उनका साझा होता। आए दिन उत्सव सा रहता। यहाँ कभी ईद तो कभी क्रिसमस, कभी गुड़ी पड़वा तो कभी गणेश उत्सव, दीपावली तो कभी चेती चांद सब मिलजुल कर मनाते। सो हर दिन रौनक लगी रहती। किसी के घर कुछ पकता तो दूसरे की रसोई में पहले महक पहुंच जाती। मिश्राइन तो हक से पहुंच जाती अपने हिस्से का भोग लगाने। जुबान की जरूर कुछ कड़वी थी, मगर दिल मिश्री की डली सा था। किसी की जरा सी तकलीफ के आंसू गिरे नहीं झट घुल जाती। किसी के यहाँ हारी बीमारी हो या बच्चा होना है, कोई अस्पताल में है, सहारे के लिए मिश्राइन काकी जिंदाबाद। वहीं चिंटू जो कभी चौल वालों को मारे प्रेशर के कूद लगवा देता। किसी को कहीं जाना है, किसी का सामान पहुंचाना है, एक आवाज भर देने की देरी होती। अरे चिंटू, आज तेरे ताऊ डिब्बा यहीं भूल गए रे। कोई बात नहीं ताई, मैं अभी साइकिल से दे आता हूँ। जिस तरह भोजन की थाली में केवल मीठा पकवान हो तो भोजन पूरा नहीं होता, कुछ खट्टा कुछ तीखा भी जरूरी है, वैसे ही खट्टे मीठे तीखे थाल से सजा था ये चौल। कुलकर्णी काकू के घर पूरन पोड़ी बनती तो झट प्लेटें सभी के यहाँ पहुंच जाती। वहीं जयश्री के हाथों बने डोसे तो पम जीते के छोले भटूरे, मिश्राइन के हाथों बनी मिस्सी की रोटी
लालवानी की सिंधी कढ़ी, अनुराधा के खाखरे थेपले सारे जायके थे इस चौल में। बच्चे आपस में लड़ते मगर एक साथ आंगनों में पिकनिक भी मनाते, खेलते खाते, कब उनका वक्त निकल जाता पता ही न चलता। यहाँ आज भी रिश्तों में पाश्चात्य प्रभाव प्रवेश नहीं कर पाया था। सब आपस में काका काकी, चाचा ताऊ, मामा और फूफा ही थे। वैसा ही देसी प्रेम भी था। परदेसी भाभी स्वेटर बनाने निकालती, देखते ही देखते कोई एक आस्तीन ले लेता, कोई दूसरी, कोई आगे का हिस्सा बनाता, कोई पीछे का, कोई गला लो, हो गया 4 दिन में स्वेटर तैयार। 9 सुख थे यहाँ, तो एक अभाव भी था। वह था यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं था, न सुख न दुख, किसी के घर आने जाने का कोई समय नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी को कुछ भी खरीदना है, एक फेरी वाले को बुलाकर सभी भाव कर एक साथ खरीदेंगी, कोई सीक्रेट नहीं, सब साझा था। रत्ना को यह बात बहुत खलती। रत्ना खरेजी की पत्नी, जो चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाती कि फला चीज उसने बड़े मॉल से खरीदी है। यह एक कमी रत्ना की तमाम खुशियों पर भारी थी। ब्याह कर कानपुर से आई थी, तब पति की छोटी सी नौकरी थी, न खाना बनाना आता न गृहस्थी संभालना। मोहंती ताई से रसोई की ट्रेनिंग ली। रज्जो बुआ ने बच्चे संभालना सिखाया। सरजू काकी, सतनाम परजाई सबने मिलकर उसे हाथों पर रखा। दोनों बेटे के जन्म पर जब गांव से कोई आ नहीं पाया, तब चौल के लोग ही थे। उनमें सबसे आगे मिश्राइन। सभी ने कहा, चिंता मत कर दुल्हन, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। और संभाल भी लिया। मगर अपना कमज़ोर वक्त भी भला याद रखने की चीज़ है। वह समय की बात थी। उसके एवज में उसने भी तो मैके से आई छोछक में सबको साड़ी दिलवाकर अपना पैर ऊंचा कर लिया। उसका पति आलोक अब अच्छी तरक्की कर गया। आलोक को भले ही पद का गुरूर न आया हो, मगर रत्ना को अब गाहे बगाहे सबका यूं घर के अंदर आना खलने लगा। अरे तहजीब भी कोई चीज है भला, कोई अपने घर में शांति से न रहे। क्या बात हुई? अब आस पड़ोस की आवाजें उसे चकचक लगने लगी। वह आए दिन आलोक से कहती, यहाँ से निकल चलो, बहुत हो गया, अब कहीं शांति से रहेंगे, जहाँ वक्त बेवक्त चले आने वाला कोई न हो। बच्चे भी बड़े हो गए, उन्हें अच्छा कल्चर देना है। चौल के बच्चे तो बस झगड़ा, खेल और खाने में ही उलझे रहते हैं। उनका भी कोई भविष्य है भला? मेरे रोहन और शेखर को पढ़ना है, बड़ा अफसर बनना है। थोड़ी शांति मिलेगी तभी ना पढ़ पाएंगे। आलोक ने दलील दी, यहाँ सब अपने हैं, भरोसे के लोग हैं। मैं बाहर रहता हूँ तो चिंता नहीं होती। मगर आलोक की रत्ना के सामने कहाँ चलने वाली थी। एक ओर हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, दूसरी ओर हम सब ने अपने अपने कुएं बना रखे हैं, अपने वर्तुल, जिसमें कछुए की तरह खुद को समेटे आत्म केंद्रित बने रहना चाहते हैं। सांप की तरह केचुली ओढ़ हम अपनी अपनी खुशियां खोजने में लगे हैं। इस बात से अनजान कि हम चाहे किसी भी खोह में शरण पालें, संवेदनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते। चौल का छोटा सा मकान, एक छोटी सी रसोई, 2 छोटे कमरे, जहाँ शाम सारा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता, वहीं बच्चे पढ़ भी लेते। एक को दिन में बैठक तो रात में अपना सोने का कमरा बना लेते। सामंजस्य से बैठाना बहुत आसान लगता, मगर रत्ना की जिद थी। सुविवश आलोक ने कॉलोनी में एक डुप्लेक्स ले लिया, किंतु चौल का मकान रत्ना के कहने पर भी नहीं बेचा। बेहद लगाव था उस मकान से। जिंदगी की शुरुआत उस मकान से की थी। काफी कुछ पाया था उस मकान से। उससे बढ़कर वहां के लोगों से मिला अपनापन। चौल वालों ने भारी मन से विदाई दी। उनके लिए तो उनके शरीर का ही कोई हिस्सा था यह परिवार, एकदम कैसे अलग करते। रत्ना ने जरूर समय की धुन में चौल की स्मृतियों को उड़ाने का प्रयास किया हो। हाँ, चौल वालों का आना जाना बराबर बना रहा। रोहन और शेखर बड़े हो रहे थे, साथ में मॉडर्न भी। कभी छोटी छोटी बातें माँ से साझा करने वाले बच्चों का, अब हर मैटर उनका पर्सनल होता। मोबाइल के रिंग बजते ही मोबाइल ले छत पर निकल जाते बात करने। रत्ना सोचती, वह क्या इतनी पराई हो गई है बच्चों के लिए? उसे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। एक बार उसने रोहन से कहा, रोहन तुम्हारी 2 शर्ट छोटी हो गई थी, सो मैंने उन्हें काम वाली बाई को दे दिया, उसके बच्चे पहन लेंगे। मम्मा, आपने मेरी शर्ट मुझसे पूछे बिना क्यों दे दी? जानती हो आजकल छोटी शर्टों का ही फैशन है। आप ना आइंदा मेरी कोई भी चीज मुझसे पूछे बिना किसी को नहीं देंगी, समझे?
समझ गई थी रत्ना कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। दोनों अक्सर मोबाइल पर लगे होते, रहे सहे कंप्यूटर पर। रत्ना बात करे तो किससे? उनके कमरे में जाकर बैठती तो बच्चे अनकंफर्ट महसूस करते। आसपास डुप्लेक्स में सभी संभ्रांत लोग थे। भला उनके यहाँ बिन बुलाए जाकर वह अपने आप को अनकल्चर्ड कैसे साबित करती? सो अकेली घर में बैठी रहती। अब उसके पास समय ही समय था। उसे कैसे खर्च करे समझ ही नहीं आता। रत्ना को याद आता होली में शाम को कैसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता, हंसी मजाक करता। अब तो बच्चों ने अपने अपने कोने नियत कर लिए। वहां सब आंखों के सामने रहते, घर घर सा लगता था कि इस नीड़ में पक्षियों का बसेरा है। अब तो खाली सन्नाटा खाने को दौड़ता। तरक्की के साथ आलोक को दफ्तर में वक्त भी ज्यादा देना पड़ता। आने के बाद थोड़ा बहुत समय मिलता तो अखबारों और टीवी में बीत जाता। शिकायत करती तो कहते तुम्हें ही शौक था, अब रहो अकेले। घर में अजीब सी खामोशी छाई रहती। रिश्तों में जब खामोशी छा जाए समझो रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। रिश्तों के डोर की यह कमजोरी रत्ना को खल रही थी। वह इन रिश्तों को कमजोर पड़ते नहीं देख सकती थी। कहे भी तो किससे और कैसे? फैसला तो उसका ही था। अब उसे चौल बहुत याद आती। जहां दिन कितना छोटा लगता था, अब पहाड़ सा दिन काटे नहीं कटता। कहाँ तो उसने सोचा था नए मकान में उसे शांति मिलेगी, मगर यहाँ तो अकेलापन उसे अशांत किए दे रहा है। वह अक्सर खामोश रहती। रोहन की अहमदाबाद बैंक में नौकरी लग गई। शेखर हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी में एचआर बन गया। चौल में उनके लिए उत्सव रखा गया। मोहंती ताई, रज्जो बुआ, मिश्राइन काकी बलाएं लेते न थकती थीं। कितने खुश थे सब, साथ के बच्चे भी। किसी में ईर्ष्या का भाव नहीं दिखा। बच्चों के जाने के बाद रत्ना टूट सी गई। बच्चे घर में थे तो गुमसुम सी ही सही, सरसराहट तो थी कमरों में। चाहे अपने में ही रमे रहते, कभी आपस में लड़ते झगड़ते, कभी स्वयं रत्ना ही उनके कमरे को व्यवस्थित करने के बहाने वहां चली जाती। रोहन, देखो तो तुमने अपना कमरा कैसे फैला रखा है। और शेखर, तुम कम से कम अपने कपड़े वॉशिंग मशीन तक तो ला सकते हो। तुम लोग बड़े हो गए हो, क्या अब ये सब भी मुझे ही देखना होगा? मगर अब देखने को कुछ नहीं था। घर में गिने चुने 2 लोग, जिनमें आलोक अपना आधा सा काम खुद ही कर लेते थे। ये बच्चे ही तो उसकी धुरी थे। सच, माँ होना एक फुल टाइम जॉब ही तो है। पता ही नहीं चलता बच्चों के बचपन के साथ वक्त कब बीत जाता है। उसे लगता था किसी ने उसे जॉब से बर्खास्त कर दिया है, वह बेरोजगार कर दी गई है। अब वह किसके लिए चले फिरे, बनाए खाए। आलोक तो कभी कोई फरमाइश करते ही नहीं, जो बना चुपचाप खा लिया। यहाँ तक नमक कम ज्यादा होने पर भी शिकायत नहीं करते। रह सह कर उसके खालीपन में और इजाफा हो गया, जिससे वह बचना चाहती थी। उम्र का पड़ाव था यह, जब मन संबल मांग रहा था। मिला बच्चों से अलगाव, उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। आज पूरे देश का यही हाल है। बच्चों को पालने पोसने में माँ बाप अपने सपने बिसरा देते हैं। उनकी तरक्की पर पहले तो ढोल पीटते हैं। बेटा बेटी इतने लाख के पैकेज में विदेश गए, बाद में अकेले रह सिर धुनते हैं, क्योंकि तब तक वे अपने स्वयं के जिंदा रहने के सारे बहाने खो चुके होते हैं। यही स्थिति रत्ना की भी थी। वह अकेले रहती तो रोती रहती, अंदर की घुटन उसे बेचैन किए रहती। पास पड़ोस में बात करे भी तो किससे? उनमें वह अपनापन नजर नहीं आता। वह जीवन का महत्व जान चुकी थी। अतः उसे लगता ये ऊंचे मजबूत बंगलों में थके मांदे टूटे लोग हैं, जो अपने में गुम चेहरे दिखाई देते थे। विलासिता में डूब इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हंसना भूल गए थे। जिंदा होकर भी चलती फिरती लाश से प्रतीत होते हैं, जो कभी भूले भटके अपनी कब्रों से बाहर निकलते दिखाई दे जाते हैं। चेहरे पर वही शून्यता, जिनसे कुछ कहना सुनना भी फिजूल लगता। दूसरी ओर अभाव संघर्षों में रहकर भी सदा जिंदा दिल, अदम्य जिजीविषा लिए एक दूसरे की तड़प में कराहने और सुख में झूमने वाले चौल के लोग उसे याद आते। शायद छोटी छोटी चीजों के लिए उनका संघर्ष ही उन्हें यह साहस देता था कि वे हर शिकस्त के बाद मुस्कुराकर उठ खड़े होते, जैसे कोई बालक गिरने के बाद धूल झाड़ कर खड़ा हो जाता। सभ्यता का खोखलापन रत्ना को खल रहा था। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ने लगा।
आलोक ने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने साफ कह दिया, कुछ नहीं हुआ इन्हें, बस अकेलापन डस रहा है। चौल से सब आए खबर लेने। मिश्राइन देखते ही रुआसी हो गई। यूं तो ढलती उम्र ने कई बीमारी उन्हें उपहार में दे दी थी, किंतु रत्ना की यह हालत उनसे देखी न गई। बोली, हाय का हाल बना ले बाड़ू आपने दुल्हन, देखत कैसन दुबरा गईल बाड़ू। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अबे जब तले दुल्हन ठीक नहीं हो जात, हम ईवे रह बब एकरे भीरी। हाय दुल्हन कैसी हो गई है, क्या हालत कर ली है अपनी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब जब तक दुल्हन ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी इसके पास। आलोक ने देखा मिश्राइन काकी के आने के कई दिनों बाद रत्ना के चेहरे पर हंसी दिखाई दी। वह बातें ही इतनी करती कि कोई चाहे भी तो चुप नहीं रह सकता। आलोक को रत्ना का इलाज मिल गया। उसने अपना सामान पैक किया और वापस चौल में आ गया। चौल जहाँ वैसे तो 10 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। कमरों की कुछ दीवारों के रंग बदल गए, कुछ परिंदे अपने नए घरौंदों में उड़ान भर गए थे, तो कुछ नए चेहरे चौल में शामिल हो गए थे। मगर नहीं बदला था तो परिवारों के बीच अपनापन। सुबह होते ही घर में फिर से रेल पैल होने लगी। कभी कोई आवाज़ दे रहा है, रत्ना चल जरा छत पर बड़ी तोड़ ले, तो कोई बच्चा तोतली जुबान में कहता, ताई ताई मम्मी आपको बुला रही हैं, फेरी वाला आया है। चौल का हर बच्चा आते जाते पूछता जाता, काकी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। रत्ना के चेहरे पर धीरे धीरे पुरानी खोई चमक आने लगी। वह जानती थी कि उसके इस फैसले से अब शायद रोहन और शेखर खुश न हो, मगर वह जान चुकी थी भले ही हमने अपने कुएं निर्मित कर लिए हैं, मगर उस कुएं की सार्थकता तो उसके भीतर फूट रहे स्रोत से ही है। स्रोत के न रहने पर कुआं कुआं न रहकर मात्र एक अंधेरी खोह के कुछ नहीं है। आज रत्ना ने वह स्रोत खोल दिया था, अपने ऊपर की केचुली को उतार कर फेंक दिया था। स्वीकार लिया है उसकी अपनी खुशी इन्हीं लोगों के बीच थी, इन्हीं साझी छतों में, और रत्ना ने अपनी खुशी चुन ली थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी कहानी सांझी विरासत।